प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर वसंत नाग, सहायक प्राध्यापक भानु प्रताप देव, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कांकेर से। आज हम चर्चा करेंगे आपके एमए द्वितीय सेमेस्टर के तृतीय यूनिट का, जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है विषमता, असमानता या इनइक्वलिटी विषय पर। विषमता या असमानता हर एक समाज में पाया जाता है, कहीं जाति के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं लिंग के आधार पर, कहीं वर्ग के आधार पर, कहीं सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक आधार पर। यह विषमता हर जगह पाया जाता है। विषमता या असमानता समाजशास्त्र में अध्ययन का केंद्रीय विषय है। विषमता का अध्ययन विभेदीकरण, स्तरीकरण एवं वर्ग व्यवस्था के साथ किया जाता है। विषमता अथवा असमानता एक प्रमुख सामाजिक समस्या है। परंपरागत समाज से लेकर आधुनिक समाज तक विषमता और उनका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी वुमेन लिबरेशन आंदोलन सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध महिलाओं के द्वारा पुरुषों के समान समानता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय ग्रामीण समाजों में जाति, लिंग, आर्थिक आधार पर असमानता दिखाई पड़ता है, जो इन बातों की पुष्टि करते हैं कि समय और स्थान में भले ही परिवर्तन हो, लेकिन विषमता के स्वरूप भले ही अंतर हो, लेकिन सर्वत्र पाया जाता है। मात्रा कहीं पर अधिक तो कहीं कम होते हैं। एशिया के निर्धन देशों में विषमता की दर अधिक होती है, और जो उन्नत देश हैं, विकासशील देश हैं, वहाँ पर इनकी तुलना में विषमता की दर कम पाई जाती है। अब आपको और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए विषमता की अवधारणा को हम जानेंगे। विषमता या असमानता समता के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाली अवधारणा है। समता या समानता का सामान्य अर्थ होता है सब लोगों की बराबरी से। मनुष्य के बीच किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सबको सामान्य शिक्षा, सुविधाएं, वेतन एवं जीवन स्तर के अवसर प्राप्त हो। मनुष्य होने के नाते सभी मनुष्य समान हैं, यह कहा जाता है। परंतु यहाँ पर समानता का अर्थ तर्क संगत नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य में कुछ ऐसी असमानताएं रखी है। अतः समानता का सार्थक अर्थ यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, प्रांत, सामाजिक स्थिति पर किसी भी प्रकार का भेदभाव में ना विश्वास किया जाता हो, ना ही मान्यता दी जाती हो। अब हम आपको विषमता का अर्थ बताएंगे। समता के विपरीत शब्द को विषमता या असमानता कहा जाता है। असमानता का अर्थ होता है व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्राप्त नहीं होना, समाज में विशेषाधिकारों का पाया जाना, जन्म, जाति, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय एवं संपत्ति के आधारों पर व्यक्ति व्यक्ति तथा समूह समूह के बीच ऊंच नीच का भेदभाव मानना, सामाजिक दूरी बरतना, शक्ति, सत्ता व प्रभुत्व का असमान वितरण, सामाजिक विभेद तथा उत्पादन के साधनों पर असमान अधिकार विषमता को व्यक्त करते हैं। अतः स्पष्ट है कि असमानता या विषमता का तात्पर्य होता है समाज के लोगों के जीवन के अवसर तथा जीवन शैली की भिन्नताओं से है, जो उन्हें विषम सामाजिक परिस्थितियों में रहने के कारण प्राप्त होती है। इस संदर्भ में आंद्रे बिताई ने अपनी प्रमुख कृति इनइक्वलिटी एमंग मेन में विषमता को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये ही सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं। असमानता या विषमता प्रकृति द्वारा प्राप्त आयु, प्रजाति, लिंग, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति तथा बौद्धिक शक्ति का महत्व सभी समाजों में एक समान नहीं होता, परंतु अंतर सर्वत्र पाए जाते हैं। केवल मूल्यांकन की प्रक्रिया विषमता को परिवर्तित कर सकते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर रॉबर्ट बीरेस्टेड ने भी असमानता के प्रकारों को गांव और नगर के आधार पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि गांव और नगर में पाए जाने वाले विषमता में अंतर पाया जाता है।
स्तरीकरण ही समाज में विषमता और असमानता को जन्म देता है और यह असमानता प्रत्येक समाज का आवश्यक अंग भी माना गया है। इनके आधार पर हम विषमता या असमानता की विशेषताओं का उल्लेख करना चाहेंगे, जिनको मैंने निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया है। पहला, विषमता एक सामाजिक तथ्य है। विषमता की प्रकृति सामाजिक होती है। इनका संबंध कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं होता, वरन संपूर्ण समाज से होता है। विषमता समाज के व्यक्तियों को प्राप्त भिन्नता, उनके पद, उनकी परिस्थिति, उनकी शक्ति के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। धर्म, शिक्षा, विवाह, परिवार, राजनीतिक व्यवस्था भी विषमता को दर्शाने वाले कारक हैं और ये सभी सामाजिक संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से विषमता परिलक्षित होते हैं। दूसरा है, विषमता का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है। सभी समाजों में विषमता का स्वरूप एक जैसे नहीं होते। एक समाज में जिसे विषमता माना जाता है, दूसरे समाज में उसे विषमता नहीं माना जाता। विषमता देश, काल, परिस्थिति और समय के अनुसार परिलक्षित होते हैं। इनके स्वरूप में हमेशा परिवर्तन होता है। मध्यकाल में दास और स्वामी विषमता के दो प्रमुख स्वरूप रहे हैं। जाति के आधार पर भारत में तो पश्चिमी देशों में वर्ग के आधार पर विषमता दिखलाई पड़ता है। तीसरा, विषमता में समयानुसार परिवर्तन होता है। विषमता या असमानता में स्थायीपन नहीं पाया जाता, उनमें लचीलापन पाया जाता है। समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, अंग्रेजी शासन काल में जाति व्यवस्था का जो स्वरूप था, वर्तमान में वैसा स्वरूप नहीं है। महिलाओं की स्थिति में पूर्व के जो स्थिति थी उनमें परिवर्तन आया है। अमेरिका में वर्ग व्यवस्था भी पूर्व की भांति नहीं है। शक्ति संरचना, कार्य संबंधी विषमता भी एक जैसी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि विषमता में समय के अनुसार परिवर्तन दिखाई पड़ता है। चौथा है, विषमता में व्यक्तियों के इच्छानुसार परिवर्तन नहीं होता। विषमता एक सामाजिक एवं सामूहिक तथ्य है। यह व्यक्तिगत अवधारणा नहीं है। सामूहिकता के आधार पर जो अनुभव होगा वही सामूहिक अनुभव परिवर्तन के कारक होंगे। विषमता के स्वरूप में बदलाव व्यक्तिगत निश्चयों पर निर्भर नहीं करता, यह सामूहिक भावना को दर्शाता है। पांचवा है, विषमता के कई पहलू एक समय में समावेश होता है। एक ही समय में विषमता के कई पहलुओं का समावेश होता है। एक ही समय में विषमता के अनेक आधार प्रचलित हो सकते हैं। भारत में जाति, व्यवसाय, वर्ग, पद, शिक्षा, राजनीति के आधार पर विषमता के व्यवहारिक रूप का मूल्यांकन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जाति के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण का स्थान उच्च होता है और जो क्षुद्र जाति के लोग होते हैं उनका स्थान निम्न होता है। लेकिन अगर क्षुद्र जाति के व्यक्ति अपनी योग्यता में, पद में वृद्धि करता है तो उनकी स्थिति उच्च होती है। भले ही एक क्षेत्र में उनकी स्थिति निम्न है, लेकिन दूसरी क्षेत्र में वह उच्च स्थान को प्राप्त करता है। अतः हम कह सकते हैं कि विषमता के कई पहलू एक साथ उजागर होते हैं। छठवां है, विषमता सार्वभौमिक है। विश्व के सभी समाजों में विषमता पाई जाती है, भले ही इनके आधार, इनके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। इस संदर्भ में मार्क्स का विचार है कि प्राचीन समय में आदिकालीन वर्गहीन समाज थी और आने वाली व्यवस्था समाजवादी या साम्यवादी वर्गहीन समाज के रूप में होगी। यह मार्क्स ने कल्पना के आधार पर बतलाया था और उनकी कल्पना मात्र कल्पना बनकर रह गई है, क्योंकि सभी मानवीय समाजों में विषमता व्याप्त है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य प्रकार की असमानता सभी समाजों में है। स्वरूप और प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं और विषमता के बारे में कोई भविष्यवाणी भी नहीं किया जा सकता कि इनका स्वरूप आने वाले समय में इस प्रकार से हो सकते हैं
क्योंकि यह हमेशा परिवर्तित होते रहता है। विषमता या असमानता के आधार। विषमता के प्रमुख आधारों को मैंने निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया है। पहला है आय। आय का स्तर एक ही समाज में अलग अलग होते हैं। आय की असमानता के कारण भोजन, जीवन शैली, रहन सहन, मकान, वस्त्र और जीवन स्तर में अंतर पाए जाते हैं। जो उच्च आय वर्गीय हैं उनका जीवन स्तर निम्न आय वर्गीय लोगों से अलग होता है। दूसरा है व्यवसाय। व्यवसाय में भी असमानता, उच्चता और निम्नता के संस्करण का निर्धारण होता है। कुछ व्यवसाय में पवित्रता तथा अपवित्रता की भावना जुड़ी होती है। पूजा पाठ करने वाले, नौकरी पेशा करने वाले, सफाई कर्मी या अन्य व्यवसाय विषमता को प्रकट करते हैं। तीसरा है शिक्षा। शिक्षा भी विषमता का एक प्रमुख आधार है। शिक्षा के आधार पर लोगों की जीवन शैली, उनके स्टैंडर्ड में परिवर्तन होता है। जो साधन संपन्न लोग होते हैं वह अपने बच्चों को शिक्षा पब्लिक स्कूलों में, इंग्लिश माध्यम स्कूलों में दिलाते हैं, जहाँ सर्व सुविधा उपलब्ध होती है। शिक्षा के आधुनिक संसाधन वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। वहीं निर्धन परिवार के बच्चे वहाँ सामान्य स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। आर्थिक विषमता शिक्षा संबंधी असमान सुविधाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। चौथा है शक्ति। शक्ति सत्ता का ही रूप है। सत्ता की असमानता व्यक्ति की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। जिनके पास सैन्य शक्ति, सत्ता और शासन की बागडोर होती है, उनकी स्थिति उन लोगों से उच्च होती है जो सत्ता और शक्ति विहीन होते हैं। और यहाँ पर भी जो सत्तारूढ़ पार्टियाँ होती है उनकी स्थिति उच्च होती है बनिस्बत उनकी तुलना में जो सत्ता विहीन होते हैं। पांचवा है पद। पद संबंधी अंतर के कारण भी असमानता को बढ़ावा मिलता है। इस संदर्भ में आंद्रे बिताई ने अपनी प्रमुख कृति विषमता और सामाजिक परिवर्तन में उल्लेख किया है कि पद का संबंध संपत्ति और शक्ति से नहीं वरन आदर और प्रतिष्ठा से होता है। पद का निर्धारण विभिन्न तरह से हो सकते हैं। जैसे परंपरागत भारत में संस्कार और शुद्धता से पद का निर्धारण होता था। मध्यवर्ती यूरोप में प्रतिष्ठा तथा शौर्य के आधार पर। वर्तमान समय में पद का निर्धारण व्यक्ति की परिस्थिति और उनके ऊंचे पद, नौकरी पेशा, धन के आधार पर होता है। छठवा है संपत्ति। संपत्ति असमानता के लिए उत्तरदायी कारक हैं। जिनके पास संपत्ति है उन्हें सभी प्रकार की विलासिता, भौतिक सुख सुविधाएं की वस्तुएं खरीदने की क्षमता उनमें होती है और उनके आधार पर वह अपनी स्थिति को अन्य लोगों से अलग रख सकता है। जो निर्धन है उनकी जिंदगी अभाव में गुजरती है, चाहकर भी वह उन वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाता। अमीरी गरीबी की विषमता संपत्ति के कारण उपजता है। सातवां है जन्म, जाति एवं प्रजाति। उच्च कुल, उच्च जाति एवं प्रजाति में जो लोग जन्म लेते हैं वह अपने आप को अन्य लोगों से श्रेष्ठ मानते हैं और यही असमानता को बढ़ावा देता है। गोरे और काले रंग का भेद, उच्च जाति में जो जन्मते हैं वह यह मानते हैं कि उनका स्तर उच्च है और जो निम्न जाति में जन्म लेते हैं वह उनमें हीनता की भावना व्याप्त हो जाती है। चाहकर भी वह अपनी परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन परंपरागत भारतीय समाज में यह अभी भी मान्यता प्राप्त है। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति की स्थिति में उच्चता और निम्नता दिखाई देता है जो विषमता को बढ़ावा देता है। विषमता या असमानता के स्वरूप। विषमता या असमानता के कई स्वरूप होते हैं। टी.बी. बाल्टीमोर ने अपनी प्रमुख कृति क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी 1965 में सामाजिक विषमता के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं। पहला है दास प्रथा, दूसरा है संपदा या जागीरें, तीसरा है जाति व्यवस्था, चौथा है सामाजिक वर्ग। पहला है दास प्रथा। दास प्रथा विषमता की चरम स्वरूप को दर्शाता है। एक वर्ग को सर्वाधिकार प्राप्त होता है तो कुछ समूह इन अधिकारों से पूर्णतः वंचित रहते हैं। यूनान तथा रोम में 18वीं व 19वीं सदी में तथा दक्षिण अमेरिका में इसका प्रचलन रहा है।
H. J. निबोर ने अपनी सामाजिक दशाओं का इनकी सामाजिक दशाओं का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है जिनके अधीन रहकर वह कार्य करता है। स्वामी को दास पर बल प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। दास स्वामी की संपत्ति होती है। दास जो होते हैं स्वामी के द्वारा उन्हें बेचा और खरीदा जा सकता है। उन्हें कोई राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। आधुनिक युग में यह प्रथा समाप्त हो गया है। दूसरा है संपदा और जागीरें। जागीर प्रथा या संपदा का प्रचलन प्राचीन काल में था। मध्यकालीन यूरोप में भी इनका प्रचलन रहा है। इस प्रथा को कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा के 3 प्रमुख वर्ग थे। पहला है पादरी, दूसरा है सरदार, तीसरा है सामान्य जन। प्रत्येक वर्ग के जीवन शैली, उनके रहन सहन, उनकी स्थिति असमान थी जो एक दूसरे से उन्हें अलग रखते थे। पादरी की स्थिति सर्वोच्च थी क्योंकि उस समय राज्य में चर्च का अधिकार था। प्रत्येक जागीर को अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार के आधार पर एक निश्चित परिस्थिति प्राप्त थी। श्रम विभाजन पाया जाता था। कुलीन रक्षा करने वाले लोग होते थे तथा पुजारी प्रार्थना करने वाले एवं जन साधारण सबके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। जागीरें राजनीतिक समूह थे। उन्हें राजनीतिक शक्तियां प्राप्त थी। भारत में भी मौर्यकाल, गुप्तकाल की सामंती व्यवस्था में इनके स्वरूप पाए जाते रहे हैं। जागीर प्रथा ने विषमता को जन्म दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि संपदा और जागीरें भी सामाजिक विषमता के एक स्वरूप हैं। तीसरा है जाति व्यवस्था। भारत में व्यक्ति का मूल्यांकन प्राचीन काल में जाति व्यवस्था के आधार पर होता है। जाति जन्म के आधार पर उन्हें प्राप्त होते हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। जाति व्यवस्था ऊंच नीच के संस्करण के साथ उच्च और निम्न जातियों के बीच अधिकारों के असमान वितरण को दर्शाता है। भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक विषमता के लिए विशेष रूप से जाति उत्तरदायी है। सामाजिक विषमता का दूषित रूप अस्पृश्यता के रूप में देखने को मिलता है। उच्च जातियों के लोगों को उत्पादन के साधनों, भूमि पर नियंत्रण प्राप्त होता है जबकि निम्न जाति इनसे वंचित रहते हैं। जीवन शैली और उनके जीवन स्तर में पर्याप्त असमानता देखने को मिलती है। जाति व्यवस्था में व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म के आधार पर, पेशे के आधार पर प्राप्त होता है। पहले पेशे का निर्धारण भी जाति के आधार पर होता था। चौथा है वर्ग व्यवस्था। औद्योगिक समाजों में वर्ग व्यवस्था पाया जाता है और यह औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता रही है। एक सी सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को हम एक वर्ग कहते हैं। वर्ग सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, धार्मिक आधार पर या अन्य आधारों पर बनते हैं। वर्ग के संदर्भ में मार्क्स का विचार है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्ट रूप से वह एक वर्ग प्राणी है। प्राचीन काल से आयु, लिंग, शिक्षा, आय, प्रजाति, व्यवसाय, धर्म के आधार पर भारतीय समाज में वर्ग का निर्माण होता रहा है। वर्ग व्यवस्था वाले समाजों में उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग देखने को मिलते हैं। औद्योगिक समाजों में भी कई रूपों में वर्ग में विषमता के स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग, शासक और शासित वर्ग, धनी और निर्धन वर्ग में सर्वत्र विषमता दृष्टिगत होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कोई भी समाज विषमता से अछूता नहीं है। सभी समाजों में किसी न किसी रूप में विषमता या असमानता पाई जाती है।